हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम जो वीडियो का टॉपिक है वो ये लेकर आए हैं जो मैक्सिमम पेशेंट्स के मुझसे सवाल होते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं, मैम क्या स्टेज 5 किडनी फेलियर के साथ हम आगे की लाइफ स्मूथली इजीली जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं, क्योंकि जो स्टेज 5 है बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ जुड़कर आता है। आइए जानते हैं स्टेज 5 किडनी फेलियर के बारे में कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप इसे पहचान सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं ताकि आगे चलकर जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उसे हम पहले ही रोक लें। जो किडनीज है लेस देन 15% फंक्शन कर रही है, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी में बहुत से सिम्टम्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब पेशेंट आता है या रिपोर्ट्स वो साथ में लेकर आता है, वो ये है पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का प्रेजेंट होना, क्योंकि किडनी फेलियर की जो कंडीशन है इसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी जो किडनीज है वो ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी अब कम हो गई है, चाहे बीपी बढ़ने की वजह से, चाहे शुगर बढ़ने की वजह से, या फिर कोई ना कोई ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज जो आपकी बॉडी में अचानक से बन गया है, या कुछ ऐसे हेरिडिटरी फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी किडनी पे गांठें बनती चली जा रही है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या कुछ ऐसे ड्रग्स या मेडिकेशन जिनके कारण से किडनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है और किडनी इंजरी की तरफ चली गई है। तो बहुत से पेन किलर्स हैं, मेडिकेशन होती है जो ओवर द काउंटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनीज अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब हमने जैसे बात किया कि स्वेलिंग देखने को मिलता है, स्वेलिंग के साथ साथ और भी बहुत से लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग होना। पेशेंट की बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, चाहे आपका बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन, चाहे यूरिया, यूरिक एसिड, बढ़ता हुआ पोटेशियम, ये आपकी बॉडी में कुछ लक्षण जनरेट करते हैं। वो है पेशेंट की बॉडी में उसे फील होगा कि उल्टी जैसा मन हमेशा बना रहता है, खाना सामने आते ही उसका खाना खाने का मन नहीं करता, मुंह का स्वाद एकदम मेटालिक सा बना रहना या अजीब सा स्वाद बना रहना, कभी कभार पेशेंट खाना खाने के बाद एकदम से वॉमिट आउट भी कर देता है। नेक्स्ट जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है फ्रॉथी यूरिनेशन होना। पेशेंट के यूरिन के अंदर झाग प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा फोमी यूरिनेशन होता है, जैसे साबुन के पानी जैसा महसूस होता है, जैसा झाग बन जाता है, तो वैसा आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। कभी कभार लास्ट की स्टेजेस तक, क्योंकि पेशेंट हीमोडायलिसिस पे भी होता है या फिर डायलिसिस पे अगर पेशेंट नहीं भी है, क्योंकि वो पानी की मात्रा कम ले रहा होता है, चाहे डर के मारे या फिर डॉक्टर्स ने ही गाइड किया होता है क्योंकि बॉडी के अंदर स्वेलिंग ज्यादा है, उसकी यूरिनेशन कम होती चले जाती है या बिल्कुल नील हो जाती है। पेशाब बहुत कम आता है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन बनते चले जाते हैं, पेनफुल यूरिनेशन होता है, पेशाब करने में बहुत दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, ये लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं। पेशेंट की बॉडी में एक और सिम्टम देखने को मिल सकता है, वो है इचिंग। अगर आपकी बॉडी में प्रोफ्यूज इचिंग बनी हुई है, बहुत सी आपने ऑइंटमेंट्स लगा ली, लोशंस लगा लिए, फिर भी इचिंग खत्म नहीं हो पा रही, तो ये आपकी कंडीशन क्रिएट होती है टॉक्सिन्स की बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से। आपकी बॉडी में अगर फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, पानी इकट्ठा होता चला जा रहा है, जिस भी एरिया में स्वेलिंग प्रेजेंट हो गई, चाहे आपकी लेग्स के अराउंड, की आंखों के नीचे, चेहरे पे, तो आपको एकदम से वहां पे खिंचाव महसूस होने लगता है, क्योंकि वहां की स्किन बहुत ज्यादा खिंचना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को इचिंग की कंप्लेन देखने को मिल जाती है। साथ के साथ वहां पे पिगमेंटेशन होने लगती है, वहां की स्किन डार्क होने लग जाती है। ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से। और जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं उनके अंदर बार बार स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई होना बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं किडनी डिजीज के अंदर, और स्पेशली स्टेज 5 के साथ साथ आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते चले जाते हैं, या यूरिन में कुछ कुछ चेंजेस थे, स्टेज 5 तक पहुंचने तक वो बहुत ज्यादा गंभीर होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अगर हमें स्टेज 5 किडनी डिजीज से लड़ना है, वहां तक एक तो नहीं पहुंचना है, और अगर हम स्टेज 5 पर पहुंच ही गए हैं तो आगे की लाइफ अगर हमें स्मूथली निकालनी है तो कुछ प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। तो लो सोडियम एंड लो पोटेशियम डाइट का इंटेक करना है। लो सोडियम के अंदर हम क्या ध्यान रखेंगे, कोई भी अचार, चटनी, पापड़, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ऊपर से कच्चा डाला हुआ नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। टेबल सॉल्ट को हम रिप्लेस करेंगे सेंधा नमक के साथ, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। अपनी बीपी, शुगर की चार्टिंग डेली बेसिस पे करेंगे, ताकि आपके जो वाइटल्स हैं इन चेक रहे और आगे आपके चांसेस ना हो क्रिएटिनिन बढ़ने की।
तो ये प्रिकॉशन हमें ज़रूर रखनी है। साथ के साथ लो पोटेशियम डाइट का इंटेक करना है, तो इसके अंदर आपको कोई भी लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, पुदीना, धनिया, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जितनी किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स है जो बेलों पे लगती है, चाहे आपका घिया है, तोरई है, पेठा है, परवल है, या फिर आपके जो फ्रूट्स की तरह लगते हैं, मतलब एक छोटे पौधे पे लगते हैं, बैंगन है, भिंडी है, इसका इस्तेमाल हम इजीली सेफली कर सकते हैं। जिन लोगों का पोटेशियम कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाता है, उन्हें वेजिटेबल्स को लीच करने के लिए कहा जाता है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में 1.5-2 घंटा चॉप करके छोड़ देना है वेजिटेबल को, उस पानी को गिराकर फिर वो वेजिटेबल बनाई जाती। तो जिनका इन चेक नहीं आ पा रहा है पोटेशियम, वो ही लीचिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अदरवाइज हमें लीचिंग प्रोसेस हर एक वेजिटेबल के लिए नहीं करना होता है। आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है, मतलब पानी एक ऑप्टिमम मात्रा में बॉडी को मिलना बहुत जरूरी है। जो लोग डर के मारे पानी नहीं पी रहे होते हैं क्योंकि उनके डॉक्टर ने कभी मना किया था बट उन्होंने आगे तक उस चीज को फॉलो किया, या फिर उनके डायलिसिस सेंटर वाले बोलते हैं कि पानी आपको ज्यादा नहीं पीना, या फिर उन्होंने खुद से ही धारणा बना ली है कि किडनी डिजीज है तो पानी पीना ही नहीं है। मेरे पास 1-2 पेशेंट आए थे जो बोल रहे थे मैम हम बस 1-2 ग्लास मुश्किल से पीते हैं, उसी के साथ हम मेडिसिन भी खा लेते हैं और हम काम चला लेते हैं। बट उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, यूटीआई बार बार होगा, पेशाब अच्छे से नहीं आएगा और बाइकार्बोनेट वैल्यूज आपकी गिरनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जहां पर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है वहां पर ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है, प्रिवलेंट देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको पानी प्यास के हिसाब से छोटी छोटी सर्विंग्स में कई बार में दिन में पीना है, क्योंकि आपको यूरिनेशन प्रॉपर तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशाब नहीं आएगा तो आपका जो क्रिटिनिन है, यूरिया है, उसको आप फ्लश आउट कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि ये मेजर रास्ता है एक्सक्रीशन का, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसका। तो पानी आपकी बॉडी को बहुत जरूरी है और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हमें ध्यान से पूरी करनी है। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, टी कॉफी को टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर बीपी बार बार बढ़ रहा है कंडीशन में हमें कैफीन की मात्रा को बिल्कुल नील रखना है। टी और कॉफी दोनों ही एसिडिक इन नेचर रहता है, जो आपके बाइकार्बोनेट वैल्यूज को गिरा देते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज आपकी जो बाइकार्बोनेट की होती है, जब आप सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवाते हो जो ब्लड से होता है, वो 22 to 29 है। बट अगर ये इससे नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका खून तेजाबी होता चला जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमें ध्यान क्या रखना है, पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, अपनी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट जरूर खानी है और एसिडिक चीजों से दूर रहना है, चाहे एसिडिक फ्रूट्स हों, खट्टे फल हों, आपका दही छाछ लस्सी है, चाहे आपका टी कॉफी है, ये टोटली बंद रखना है। साथ के साथ हमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी इंटेक नहीं करने हैं। जहां हमने लो पोटेशियम डाइट की बात की थी, वहीं पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे आपका बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, ये सारे के सारे आपके पोटेशियम एनरिच्ड होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनको अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल देना है। आप अगर इंटेक करना चाहे तो मॉडरेट अमाउंट में मखाना इंटेक कर सकते हैं, वो अलाउड होता है, और उसको रोस्टेड फॉर्म में या फिर उसकी सब्जी बनाकर आप यूज कर सकते हैं इजीली। तो ये सारी प्रिकॉशंस हमें डेली बेसिस पे जरूर रखनी है। बीपी शुगर की मॉनिटरिंग, जहां मैंने आपको बोला था, अगर आप उसके लिए कोई एलोपैथिक मेडिकेशन ले रहे हो तो अपनी मर्जी से प्लीज उसे विड्रॉ कभी मत कीजिए, डॉक्टर्स की राय जरूर लें। और अगर उन पुरानी दवाइयों से आपका बीपी शुगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो भी जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए। लाइफ टाइम वही सेम दवाई नहीं चलती रहती, डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से उसमें ऑल्टरेशन करता है। तो एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें, खुद के डॉक्टर ना बने, क्योंकि अगर हम ये गलतियां कर रहे होते हैं तो जो स्टेज 5 बहुत गंभीर स्थिति के अंदर हम लैंड अप कर चुके हैं, वो और ज्यादा खराब होती चली जाती है और आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती है। इन सारी प्रिकॉशंस को अगर हम फॉलो करते हैं और अपनी समस्या को समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आगे की लाइफ आपकी स्मूथ रह सकती है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रह सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी है। अगर हमें इनिशियल फेज से यहाँ तक नहीं पहुंचना है, उस सफर को स्मूथ इनिशियली बनाना है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपका डायग्नोसिस प्लस टाइमली रूटीन चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पेशेंट्स अभी सफर कर रहे हैं सीकेडी से, उनको एवरी 15 डेज या मंथली बेसिस पे अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन, सीरम बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन जरूर जांच करवाना है, ताकि उसमें कोई भी अगर चेंजेस नजर आ रहे हैं तो जल्द से जल्द उस पर हम एक्शन ले सके।
मैं उम्मीद करती हूँ काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई आपके सवाल जुड़े हों तो कमेंट करके जरूर पूछें, या टीम ऑफ डॉक्टर से आप टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मुझसे मिलने आना चाहें तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। अपनी सारी रिपोर्ट्स कैरी जरूर कीजिए और फ्रेश KFT और यूरिन रूटीन जरूर लेकर आइए। जल्दी आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।